हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ भली जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग हिस्ट्री के एक बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी सर से उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। और जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वो बहुत ही इनका अनुभव इंस्पायर्ड करेगा। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपना साक्षात्कार देने के लिए। तो सर सबसे पहले हम ये आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी में आपको सर क्या क्या चुनौतियां उठानी पड़ी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें मौका दिया। अच्छे में महाविद्यालय में डीवीपीजी कॉलेज के में तो सबसे पहली बात है कि आप पीएचडी सही तरीके से आप करें। पीएचडी के लिए आपको अच्छे एक टॉपिक का सिलेक्शन करनी चाहिए। पीएचडी के जो प्राइमरी सोर्सेस है उसको सही से अध्ययन करनी चाहिए। सेकेंडरी सोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करनी चाहिए। उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपनी पीएचडी को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जब आप फॉर्म भरते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी का हो, तो सभी में आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। सारे जो क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें सबसे पहला पूछा जाता है कि आपने जो थीसिस जो तैयार किया है उसकी प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं। प्राइमरी सोर्सेस के बाद उनका क्वेश्चन होता है कि आपका सेकेंडरी सोर्सेस क्या आपने अडॉप्ट किया था, क्या आपने फील्ड वर्क किया था, आपने कुछ सर्वे किया था, आपका जो थीसिस है वो आलोचनात्मक है, विश्लेषणात्मक है या तुलनात्मक है, किस तरह के हैं आप, उसमें इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि जिन्होंने अच्छे तरीके से पीएचडी किया है तो इस सारे क्वेश्चंस के उत्तर वो देते हैं। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह रहता है कि जब आप मान लीजिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि बीएचयू के सिलेबस को आप ज़रूर देखें। बीएचयू का जो सिलेबस है यूजी लेवल का, पीजी लेवल का, उसके हर एस्पेक्ट को अध्ययन करें, क्योंकि जो एक्सपर्ट होंगे वो आपके सिलेबस से क्वेश्चंस पूछेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ, क्योंकि बीए में तो कोई एंशिएंट मेडुअल मॉडर्न होता नहीं है, कोई एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन मास्टर लेवल पे जो पढ़ाए जाते हैं उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो एंशिएंट के हो सकते हैं, मेडुअल के हो सकते हैं, मॉडर्न के हो सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट होंगे तो आपने अगर पीएचडी एंशिएंट से किया है तो एंशिएंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने मेडुअल से किया है तो मेडुअल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने मॉडर्न से किया है तो मॉडर्न से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप पूरे अपने डिपार्टमेंट का सिलेबस को ऑल ओवर अध्ययन करें और उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड में आप जाएं। सर अगर कोई भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आता है और हिस्ट्री एज अ कोर या फिर एज एन ऑनर्स चूज करता है, तो सर उसे आने वाले समय में उसे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हिस्ट्री चूज करने पर? सबसे बड़ी बात है कि जब कोई बच्चा बीए ऑनर्स के लिए आता है, आजकल जो देखा जा रहा है वो साइंस के बच्चे हिस्ट्री में आते हैं, या सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, उसमें से बच्चा एडमिशन मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स के रूप में अगर लेता है तो उसको बहुत ही रुचि पूर्वक उसे पढ़ाए समझाए और बेसिक किताबें सबसे पहले उसे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सलाह देनी चाहिए। उसकी एंशिएंट की पोर्शन पहले पढ़ें, उसकी मेडुअल की पोर्शन पढ़ें, उसके बाद जो मुख्य किताबें जो हैं, जैसे मान लीजिए जहान श्रीमाली की किताबें जो है बहुत अच्छी है, एंशिएंट की है। उसके बाद आप केसी श्रीवास्तव की भी किताबें पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप डायनेस्टिक हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उसमें नीलकंठ शास्त्री की किताबें भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो इग्नू का जो नोट्स है इसको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो 63 वॉल्यूम में है वो, उसको एंशिएंट से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री सभी दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो भी बच्चा खरीदना चाहता है वो, मुझे लगता है कि पटना के गांधी मैदान के आसपास उसे उपलब्ध हो जाएगा और उसे ज़रूर पढ़ें।
सर क्लास 12 तक तो हमको सारी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया। लेकिन फिर अगर कोई बीए में आता है तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो सर सिविल सर्विसेज की दृष्टि से या फिर किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जाम की दृष्टि से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा होता है? बीए स्तर पे जो डिवीजन है सिर्फ पेपर को अध्ययन करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पेपर को एंशिएंट रखा गया है, मेडिवल रखा गया है, मॉडर्न रखा गया, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करने के लिए, प्लस इसके साथ साथ यह भी है कि एक पेपर का डिवीजन क्यों किया जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर भी बच्चों को फोकस करनी चाहिए, उसे बतानी चाहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में वो फेस कर सके। दूसरी चीज़ें हैं कि मेडिवल कहाँ से कहाँ शुरू होता है, उस पर अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। और मॉडर्न के सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों को अध्ययन करना होगा, तभी कोई बच्चा यूपीएससी दे सकता है या यूपीपीसीएस दे सकता है, बीपीएससी दे सकता है, जेपीएससी दे सकता है। जो भी राज्य स्तरीय एग्जाम होंगे तभी वो क्वालिफाई कर सकता है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेंगे, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ऐसी स्थिति में जो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो बच्चा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको किताबें हिस्ट्री की भी पढ़नी चाहिए, जिसमें जनरल नॉलेज की किताबें उसे जरूर पढ़नी चाहिए, और साहित्यिकता की किताबें आती है उसको जरूर पढ़नी चाहिए। हीरालाल सिंह, रामवीर सिंह, उनकी भी पढ़नी चाहिए, लाल बहादुर की भी किताबें पढ़नी चाहिए। सर अब अगला क्वेश्चन कि सर क्लास 10 तक या फिर क्लास 12 तक जितने भी स्टूडेंट रहते हैं तो सर उससे एक सोशल साइंस सब एक में ही रहता है, या फिर क्लास 12 में अगर अलग भी हो जाता है तो सर जैसे भी लिखते थे वो लिख के पास हो जाते थे। लेकिन अब बीए जैसे एग्जाम को पास करने के लिए या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करने के लिए जो स्टूडेंट की, जो एस्पिरेंट की राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है, जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो जरूर जो अंतिम बच्चा लिखता है, लेकिन बच्चा अंतिम जो पोर्शन जो निष्कर्ष के तौर पे लिखता है कम से कम वो अपनी भाषा में ही लिखे। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर बच्चों को लिखना है, नई टेक्निक उसमें अडॉप्ट करनी है। मान ले जाए एक क्वेश्चन हम बात करते हैं, अशोक के अभिलेख की बात करते हैं। अशोक के अभिलेख के आधार पर अगर उनकी उपलब्धियों की चित्रण करने की बात करते हैं तो यह जरूरी होगा कि एक मानचित्र हमें होगी, और मानचित्र के बाद अशोक के जितने अभिलेख जहाँ जहाँ मिले हैं उसको हमें बताना होगा, उस पर अंकित करनी होगी। उसके बाद एक्सप्लेन करके उस कॉपी पर हमें लिखते हैं तो कहीं न कहीं नंबर जो होगा और बच्चों की अपेक्षा जिसने इस तरह के काम किया है तो उसे 2.5 नंबर 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन में अगर इस तरह से ड्रॉ करता है तो उसे बेनिफिट मिलेगा और उसकी मूल्यांकन और कंसेप्ट एग्जाम के पटल पे जाता है और वो अच्छा मूल्यांकन करते हैं। सर आप अपने अनुभव के आधार पर ये बता दीजिए कि सर एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी, या फिर मेडिवल हिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी, और मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी, जो सर राइटर न्यूट्रल वे में अपने ओपिनियन को अपने बुक में रखें? अगर हमारी नज़र में अगर बात किया जाए तो सबसे अच्छी किताब जो है वो झा एन श्रीमाली की किताबें आप रख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, एंड के सी श्रीवास्तव की किताबें आप रख सकते हैं। मेडिवल के लिए आप हरिचंद्र वर्मा की किताबें को भी रख सकते हैं। आप इरफान हबीब की जो किताब है सल्तनत पीरियड करके है उसको भी रख सकते हैं। आप सतीश चंद्रा की भी किताबें को रख सकते हैं। मॉडर्न के लिए तो मैं कहूँगा कि मेरी जो आधुनिक भारत की जो झलक है उससे बेस्ट, क्योंकि उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर 1947 तक, इसके साथ साथ आंदोलन, पंथी आंदोलन, रिफॉर्मेशन, सारे बताया गया है। किताबें पढ़ सकते हैं, इसके साथ सुमित सरकार की भी किताबें पढ़ सकते हैं। अगर हम इस्लामिक एस्पेक्ट की बात करेंगे, के लिए बात करेंगे तो यार सोशल की किताबें की बात कर सकते हैं, प्लस आप हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, इसमें की बात कर सकते हैं, सत्यम राय की किताबें की बात कर सकते हैं, विपिन चंद्र किताबें की बात कर सकते हैं। सारी किताबें हैं, सेमेस्टर में इतनी किताबें पढ़ पाना
लिए जरूरी है कि हमारी किताब है लाभदायक है के लिए। सर इस समय एक जो करंट इशू चल रहा है उस पर आपका हम ओपिनियन जानना चाहेंगे कि सर अब अगर कोई भी हिस्ट्री का कोई एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, और किसी के विचारधारा से मेल नहीं खाता है तो डायरेक्ट उसे कह देता है कि ये वामपंथियों द्वारा लिखा गया है या फिर ये दक्षिणपंथियों द्वारा लिखा गया है। तो सर आपका इसमें क्या मानना है कि आखिर कौन से इतिहासकार द्वारा लिखा गया, जो मतलब कि जो भी उसका विचारधारा है वो सही है या फिर सबका अपना अपना नजरिया है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तथ्य बदलते नहीं हैं, तथ्य बोलता है और इतिहासकार अपने तरीके से इसे बुलवाता है। लेकिन इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? फैक्ट है। तो फैक्ट के लिए आप आइडियोलॉजी की बात नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर जहाँ आइडियोलॉजी होगी वहाँ इतिहास सही नहीं होंगे, जहाँ भावनात्मक लगाव होगा वो सही इतिहास नहीं लिखे जाएंगे। इतिहास वही लोग लिखेंगे जो तथ्यात्मक होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। तो मुझे लगता है जो इस तरह की बातें करते हैं वो सिर्फ इतिहास को एक कहा जा सकता है कि नई ब्रांच देने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए इतिहास की कई विधाएं हैं, जैसे काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री है, एनालिसिस हिस्ट्री है, तो इतिहास है। तो मुझे वो जो इस तरह के विचार जो दे रहे हैं उस इतिहास की नए नए डायमेंशन मिल रहा है, लेकिन तथ्य के आधार पे जो इतिहास लिखे जा रहे हैं वही सही है और उसी को केंद्र में रखकर ही इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं। चाहे वो बिपिन चंद्रा रहे हों, चाहे वो रुमिला थापर रहे हों, चाहे तो वो सुभाष शास्त्री भट्टाचार्य जी रहे हों, चाहे वो सत्याग्रह राय जी रहे हों, मैक्सिमम इतिहासकारों ने तथ्यों के आधार पर ही इतिहास लिखने की कोशिश किया, जिसका जीता जाता उदाहरण है E.H. कार की किताब व्हाट इज हिस्ट्री। सर अब अंतिम क्वेश्चन कि मुगलों को अब एनसीईआरटी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो सर इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हटाया तो नहीं जाएगा, तथ्य थोड़ी हटाए जाते हैं, तथ्य तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और सिलेबस हम बार बार कहते हैं कि क्लास में बच्चों को बताते हैं कि आप जरूर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए और जो 2000 से पहले की जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी के उसे जरूर पढ़ें। तो उसमें सारे एस्पेक्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे एस्पेक्ट पे उत्तर दिए गए हैं, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मुगल पीरियड का हो, वो हिस्ट्री हो। मान लीजिए सत्ता परिवर्तित होते रहता है तो उससे थोड़ी होता है परिवर्तित हो जाएंगे, हैं? क्या मान लिया जाए ठीक है मुगल को हटा दीजिएगा, तो जो उस वक्त के जो जितने स्मारक है उसको आप कैसे ध्वस्त कर दीजिएगा? क्या ताजमहल को ध्वस्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इतिहासकार आप तथ्यों से खिलवाड़ कर सकते हैं, तथ्यों को नए तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन तथ्य हमेशा बदलता नहीं है, तथ्य हमेशा वही बोलता है और वही इतिहासकार उसको लिखता है और आते जाते रहते हैं, लेकिन तथ्य कभी बदलता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना फ्रूटफुल इंटरव्यू के लिए, धन्यवाद सर।